नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं एक बड़े इंडस्ट्रियल हब पुणे से। हम यहाँ पर एमएसएमई इंडस्ट्री के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और तेजी से बदलते कारोबार के समीकरणों के बीच फ्यूचर रेडी एमएसएमईज पर फोकस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत गिरबाने साहब, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCIA। थैंक यू प्रशांत जी। साथ ही हमारे साथ इंडस्ट्री के लीडर जितेंद्र दिवगी साहब मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स। दिवगी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एसएमई एक्सप्रेस में। थैंक यू सर। प्रशांत जी, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। बताएं सर, पुणे में इंडस्ट्री का किस तरह का मूड है? अभी पिछले दिनों हमने देखा वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से काफ़ी कंसर्न्स थे, कई तरह के चैलेंजेस रहे। अभी इंडस्ट्री से क्या सुनने को मिल रहा है? व्हाट इज द मूड लाइक? पिछले कुछ हफ्तों में सुन रहे हैं, पिछले 1-2 महीनों में सुन रहे हैं, पिकअप हुआ है काफ़ी सारा ग्रोथ। क्योंकि पुणे क्या है, इंजीनियरिंग क्लस्टर बहुत बड़ा है पुणे में। जब हम 800 से ज़्यादा ज़िले देखते हैं देश में, सबसे पहला ज़िला जब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में पुणे आता है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में हमारे देश ने 21% वृद्धि दिखाई है, ग्रोथ दिखाई है, 21%। तो एक ईयर ऑन ईयर जून मंथ के लिए, तो पूरा जून महीना अगर देखा जाए, अब जुलाई भी, हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स जो है ऑटो कंपोनेंट और बाकी इंजीनियरिंग, वे काफ़ी बिजी है। ये एक अच्छा साइन है, ये गुड साइन है। कैसे हुआ ये? एक तरफ से है यूएस, दूसरी तरफ से चाइना में भी जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ वो भी बढ़ गया है। और उसके साथ साथ आखाती देशों में प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में, बट आप ओमान का नंबर देखिएगा, 4 गुना बढ़ गया है। और कैसे? हमने जो FTA किया रिसेंटली उससे। तो कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है आखाती देशों का, पर बाकी जो चीज़ों ने कवर अप हुआ है पिछले 2-1 महीनों में, तो इस सेक्टर में जो इंजीनियरिंग प्रोमिनेंट सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट और बाकी इंजीनियरिंग, इसमें एंथुजियाज्म दिख रहा है, इसमें एक्शन ज़्यादा दिख रही है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। तो यानी जो चुनौतियां थी, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसके बीच में हम देख रहे हैं न्यूअर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नए अवसर आ रहे हैं और न्यूअर मार्केट्स, न्यूअर रीजन्स में संभावनाएं खोली जा रही हैं। दिवगी साहब, आप बताएं, हमने देखा चैलेंजेस कई रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, कई तरह के चैलेंजेस रहे हैं, टैरिफ के इश्यूज भी रहे। कुल मिलाकर आप इंडस्ट्री को किस तरह से देख रहे हैं इस सिनेरियो में? इस समय आपका क्या असेसमेंट है? As you are aware, Pune is the sort of center of gravity in India for the automotive industry. Or despite all the rhetoric that we see, the reality is that the tariff situation with respect to automotive components in the US, especially light automotive, where the US is the world's second largest market now after China, has been quite stable. And the reality is that the US needs India as much as India needs the US. तो ये एक symbiotic relationship है. My assessment is that the market has been upbeat. Our exports have gone up, not percentage terms, but multifold. तो सर, इस एनवायरनमेंट में जो हमारे MSMEs हैं, जो कि इकोनॉमी की बैकबोन है, उनकी कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज वो कई फ्रंट्स पर कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले दौर के लिए खुद को कैसे तैयार करें? 2006 and 7, as far back as 2000, we were one of India's first companies to design and manufacture a product for Ford in Thailand. It was a very interesting global program. Inputs were coming from Japan, Europe, United States, and India, and we were the Indian supplier on that program in Thailand. And at that time, we had around 40 MSMEs behind us. I looked at it as a coalition or a consortium of Indian MSMEs, but each one of them was important. And they were from all over India. We had suppliers from Rajkot, from Chennai, from Bangalore, and of course Pune, Nasik, Aurangabad. The program ran for 7 years. We were 0 ppm, as they say, flawless, in large measure because of the suppliers we had. And one of the things we learned to do back then was, despite us also being an MSME, rather small, we used to hold annual supplier conferences. राइट सर। तो प्रशांत साहब, ये बताएं, जैसे जो MSEs हैं वो भी चाहते हैं कि हम लार्ज OEMs को सप्लाई करें, ग्लोबल कंपनीज के साथ हम भी उन तक पहुँचें। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं एक अहम कड़ी बनती जा रही है टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, इनोवेशन। सो इसको लेकर आप MSMEs को क्या बताना चाहेंगे? वो कैसे अपना कदम आगे बढ़ाएं? एक स्मॉल या मीडियम साइज कंपनी है, तब आपको एक 2-3 चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं इस पे। पहली ये है कि आप देखिएगा
कई सारे CFCs खुले हुए हैं देश भर में, कई सारे CFCs कॉमन फैसिलिटी सेंटर खुले हैं, कई सारे क्लस्टर्स खुले हुए हैं। जैसे पुणे में ऑटो क्लस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर है। आप उनसे सबसे पहले जुड़ जाइए, क्योंकि जो आपको करना है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, ऑलरेडी क्लस्टर ने इन्वेस्ट कर रखी है, आपको पे एज यू गो बेसिस पे उसको यूज करना है। दूसरी बात, ZDD जैसे कई सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का यूज करके आप आपकी क्वालिटी इंप्रूव करिएगा। तीसरी चीज, कई बार इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, देश भर में कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जैसे हम MCCI पुणे में है, वैसे आप उनसे कनेक्ट करिएगा, क्योंकि हम खुद ही साल भर में 300-400 MSMEs को बोल पाते हैं कि एक्सपोर्ट्स आपको कैसे करना है। बहुत सारे वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम करते जाते हैं। आप जान लीजिएगा कि किन देशों के साथ हमारे FTAs बन चुके हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ओमान के साथ हमारा 4 गुना ज़्यादा बिजनेस बढ़ा है। क्या चेंज हुआ है ओमान के साथ हमारा पिछले साल से? हमारा FTA आया हुआ है। हम अभी FTA पर बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिव्य साहब ये बताएं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर आपके क्या विचार हैं? अभी हम देख रहे हैं ये दौर AI का है, ये ऑटोमेशन है, डेटा ड्रिवन बिजनेसेस हो रहे हैं, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। कहीं हमारे जो MNCs हैं वो पीछे ना रहें, कोई डिजिटल डिवाइड ना हो, वो भी आगे बढ़ें, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, लेकिन किस तरह से बढ़ा जाए? ये जो समस्या है ये SME के लिए बहुत ही अक्यूट है, टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अगर if I look at our experience, there are few things we have, I think, perhaps got right. One of the things we did was to act. First, of course, we were lucky 30 years ago to get the JV with an American company. What that taught us, and I think that's what we are now following, is to access the science and knowledge hubs in the world, which is the university systems of the world. One of the things we have done is, which we did after the American JV, was access the academic centers of Germany. वहाँ बहुत ही well oiled एक system है. We are now bringing that framework to collaborating with Indian universities. But हम जो problems देखते हैं, if we collaborate with universities, we begin then to unravel these complex things. So this is one example that I would encourage my peers in SME to try and emulate. एंड इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप जितनी और स्ट्रेंथन होगी, उससे और नई संभावनाएं खुलेंगी। लेकिन ये दौर जैसे हम बात कर रहे हैं AI का है, प्रशांत जी क्या सुनने को मिल रहा है आपको? क्योंकि AI के ज़रिए जो बदलाव हो रहे हैं बहुत ही रैपिड स्पेस पर हो रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन सुपरसोनिक स्पीड पर भाग रहे हैं, बाकी MSCs को हैंड होल्डिंग भी चाहिए। सो किस तरह से आप उस फ्रंट पर अपना नज़रिया रखना चाहेंगे? अब देखिएगा, इंडिया में अगर AI यूज़ करना है तो डिफ्यूजन जरूरी है AI का। जैसे कि इंटरनेट, जैसे कि ई-कॉमर्स, उसका डिफ्यूजन जरूरी है। सिर्फ मुंबई, दिल्ली, पुणे यहाँ तक सीमित होकर नहीं चलेगा, पूरा देश भर होना जरूरी है, क्योंकि बहुत डाइवर्स कंट्री है। अगर AI को हमने यूज़ करना है अपनी ग्रोथ के लिए इंडिया ने, तो 1/3 ऑफ हमारी जो इकोनॉमी है MSME, तो उसके लिए तो AI यूज़ करना ही है, उसके बिना तो संभव ही नहीं है। अब वो कैसे करें हम? बड़ी जो IT कंपनियां हैं, वो बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो विदेशों में हैं, उनके लिए कुछ काम कर रही है, जो अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। वो छोटी कंपनियां जो है वो भी वही एस्पायर कर रही है, वो भी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। पर एक सवाल जरूर उठता है, 1/3 ऑफ द इकोनॉमी जो हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा MSMEs है, उनके लिए AI इनेबल्ड एप्लीकेशंस, उसका हैंड होल्डिंग कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी समस्या है टू डील विद द डिफ्यूजन। आप लोग AI पर इंडस्ट्री को और इकोसिस्टम में उसको सपोर्ट करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ इनसाइट्स उस पर बता सकते हैं? AI स्टूडियो पर जिस तरह से आप लोगों का काम चल रहा है, हमें लगता है कि क्या करना चाहिए, जैसे हमारा काफ़ी अनुभव रहा है MSME के साथ काम करने का, उन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए। ये बोलेंगे भाई हमारे पास है ही 50 लोग, IT मैनेजर है ही नहीं हमारे पास, तो करें यानी हम कैसे करें, आप बताइएगा। हम लगभग 3-4 वर्कशॉप करते हैं एक हफ्ते में, और हम ये 1 साल भर से कर रहे हैं। और हर वर्कशॉप में हमारे मेंबर भी आते हैं और नॉन मेंबर भी आते हैं। हम सबको समझाते हैं पहले तो AI क्या होता है। दूसरी चीज़ हम बताते हैं जो फ्री अवेलेबल टूल्स है, जैसे कि ChatGPT हो, उसका कैसे यूज़ किया जाए। तीसरी बात, जो 2-1 हज़ार रुपये महीना देकर क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी जिसका भी लाइसेंस मिलता है, उन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं। चौथी चीज़ हम बोलते हैं, हम और आप बैठते हैं, आप आपका प्रॉब्लम बताइए, हम आपके साथ बैठ के सोल्यूशन डेवलप करते हैं। आजकल ना जो 2 महीने का काम 2 घंटे में हो सकता है,
हम आपके साथ बैठकर, क्योंकि हमारे एआई इंजीनियर आपके साथ बैठकर डेवलप करते हैं। आप एमएसएमई हैं, हम आपके साथ बैठकर आपका प्रॉब्लम सुन लिए, हमने डेवलप कर दिया, अभी एप्लीकेशन बन गया, आप यूज़ कर लीजिए। तो ऐसे हमने 20 एक एप्लीकेशन बनाए हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल है, सभी एमएसएमईज के लिए। अभी तो एआई पर इस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं इसका दायरा बढ़ाने के लिए। आपने अभी इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ पार्टनरशिप की बात की। हम आपसे देवगी साहब ये भी समझना चाहेंगे, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? जो उनका अनुभव है वो भी एमएसएमईज के लिए एक मेंटोर का रोल प्ले कर सकते हैं। It is very important that our industry leaders, Tata and Mahindra, continue to grow and lead the way, because only with our Indian OEMs do companies like us get the opportunity to go up the intellectual value chain. So when companies like us are encouraged by Indian OEMs, तो फिर we can turn around and help the rest of the value chain. And this is how knowledge and technology of the ecosystem develops. इसलिए प्रशांत जी, आपको ये भी लगता है कि जो जब सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग होती है, जैसे पीछे रही है, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को पेमेंट्स भी टाइमली मिलनी चाहिए? वो भी एक बड़ा इशू रहा है। तो वो बेशक लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो कहते हैं यार हम प्रॉब्लम में होते हैं और हम इनफैक्ट उनकी वर्किंग कैपिटल को हम फंड करते हैं। मुझे लगता है ये तो सबसे बड़ा इशू है। आप पेमेंट एमएसएमईज को टाइम पे कर दीजिएगा, 1/3 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जी पूरे एमएसएमईज के। एमएसएमईज को पेमेंट टाइमली करने के लिए हमने पहले भी चर्चा की है। हमारे ख्याल से एक ही सोल्यूशन है उसका, और बहुत ही आसान है। जो भी जीएसटीएन नेटवर्क है गवर्नमेंट का, उसमें पता है कि कौन सा एमएसएमई ने किस बड़े कंपनी को दे दिया है। अभी एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का ही एक्ट है जो कहता है 45 डेज में पे करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का ही डब्बा है, जो डब्बा यानी डेटाबेस है, जिसमें है कि जीएसटीएन नंबर क्या है। तो आप सिंपल सा काम करिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे कुछ प्रमोटेड 3-4 डब्बे हैं, उन डब्बों का नाम है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो इस डब्बे को बोल दीजिएगा कि एक पाइप कनेक्ट करके डिजिटली इन डब्बों के पास जीएसटी नेटवर्क, जो भी जीएसटी नहीं पे हुआ है, जो भी जीएसटीएन पे नहीं हुआ इनवॉइस, उसको सीधा दे दीजिएगा। कई सारे बैंक उसको ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे। ये जो जीएसटीएन का डब्बा है उसको ट्रेड्स वाले डब्बों के साथ कनेक्ट कर देना है। 45 डेज में अगर किसी बड़ी कंपनी में पेमेंट नहीं दिया तो वैसे भी वो डिफॉल्टर है, तब तो आप उसका पूरा इनवॉइस सीधा भेज दीजिएगा ताकि कोई उसे पे कर दे। प्रयास काफ़ी हुए हैं, जैसे आप सजेशन दे रहे हैं। हमने देखा एमएसएमई फॉर्म 1, सेक्शन 43BH, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कई तरह की कोशिशें हुई हैं। आप हमें ये बताइए प्रशांत जी, अब हम आपसे थोड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर राय लेंगे, फिर आपके पास आते हैं। ये जो एफटीएस के जरिए इतनी पॉसिबिलिटीज़ नए रीजन्स में आ रही हैं, यूके का एग्रीमेंट तो लैंडमार्क कहा जा रहा है, ईयू का मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, यूके का तो ऑपरेशनलाइज भी हुआ है। ये जो नई संभावनाएं आ रही हैं, आप अभी ओमान की बात कर रहे थे, तो इनके लिए जो हमारे एमएसएमईज हैं उन तक ये पूरी जानकारी पहुँचे, अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको सपोर्ट करना और बताना कि इस तरह से उनको मार्केट इंटेलिजेंस बताना, इनसाइट्स देना, उन मार्केट्स की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में बताना, इस ताकि वो भी इसका पूरा एडवांटेज ले सकें, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए ये किया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे एफटीए कहाँ हुए हैं और कहाँ हो रहे हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आते हैं, तब आएंगे ओमान, यूएई, फिर और थोड़ा वेस्ट जाते हैं यूके, और थोड़ा वेस्ट जाते हैं शायद, और थोड़ा ऊपर चिली, पेरू, और थोड़ा ऊपर जाते हैं वेस्ट में यूएस, और थोड़ा वेस्ट जाते हैं कनाडा। इतने देशों के साथ, न्यूजीलैंड से कनाडा तक, एक तो हमारे एफटीएस हो गए हैं या तो हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। दूसरी बात, स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज के लिए। स्टोरीज बहुत सिंपल और आसान होती है, इतने सारे रेट जानना मुश्किल होगा। आपने जानना है कि अगर ओमान में जो हम चर्चा कर रहे थे, पिछले साल अगर 100 रुपये था एक्सपोर्ट, तो अभी 400 रुपये हो गया है इंडिया का। एक साल भर में इंडस्ट्री एसोसिएशन लाइक MCCI 20 एक ऐसे सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे देश के जो वाणिज्य दूत, जो काउंसिल जनरल कॉमर्स अलग अलग देशों में हैं, उनके साथ भी हमें कनेक्ट करना है। बिल्कुल, वहां जाकर, पर सबसे आसान है ऑनलाइन कनेक्ट करिएगा। हमने कई सारे लोगों के साथ किया है कि हम उन्हें ईमेल लिखते हैं, वे अगले 2-3 हफ्तों में आधा घंटा हमें दे देते हैं, हम उनको पूछते हैं भाई हम और कैसा किया जाए। तो हम जब नई संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो एमएससीज को अपने काम करने के अंदाज को थोड़ा बदलना पड़ेगा, नए संभावनाओं के लिए बढ़ना होगा। अब हमें ये भी बताएं, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एमएसएमईज में बहुत मेजरली फैमिली रन बिजनेसेस हैं, उनकी मैनेजमेंट को और कैसे और थोड़ा प्रोफेशनलाइज या कैसे उस पर विचार करना चाहिए? आपका क्या नज़रिया है? Where we are now, many of our MSMEs in the country are going through generational changes.
And this has been happening last 10, 15 years. And that's when they have realized the importance of a professional setup. Because as these MSMEs have matured, after having endured and survived, business has become complex. Even if it's an MSME, technology has evolved. And if they have survived because they have kept pace with the change. And now we live in a fairly, so when you're transitioning to the next generation, if you do not have a professional, layer, it becomes very difficult. My experience is that it starts with some small steps. So the first thing to do is professionalize finance. If you get a good chartered accountant, cost accountant, treat it like an investment in people. Okay. The second I would say is pay attention to HR. No matter, I spend 50% of my time on people and HR. I think about what strategies, how to improve engagement. So if you look at our quality system on the shop floor, one of the cornerstones is employee development in our manufacturing. Therefore, you will invest in training in people. सुपर। तो ये बड़ी दिलचस्प बातचीत चल रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं R&D पर, टैलेंट पर और फ्यूचर रेडी क्लस्टर्स पर। हम जल्द ही लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पुणे में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत गिरबाने जी, साथ ही हमारे साथ हैं दितेंद्र दिग्वी जी। आपका भी शुक्रिया दोनों का एक बार फिर से। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और दिलचस्प आयामों का जायज़ा लेते हैं। दिग्वी साहब, आप हमें ये बताएं, ये जो R&D की जहाँ तक बात है उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत लगातार बढ़ रही है। MSCs जो हमारे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? वो तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, उनके लिए इकोसिस्टम किस तरह से सपोर्टिव इस फ्रंट पर हो सकता है? वो अपनी एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर काम करते आए हैं, लेकिन अब इनोवेशन, इन्वेंशन, नई संभावनाओं को तलाशना है। इट इज़ एब्सोल्युटली द नीड ऑफ द आवर। मेरा ये मानना है कि अभी आने वाला जो दौर है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट आइडिया ड्रिवन प्रोडक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और वो करने के लिए हमको ओरिजिनल थिंकिंग एनकरेज करना है। ये मेरा मानना है कि व्हेन पीपल, नो मैटर हाउ स्मॉल द एंटरप्राइज, ओरिजिनल थिंकिंग होता है व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर इंडस्ट्री, राइट? MSME के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। हमने एक आइडिया सोचा कि ये जो ओरिजिनल थिंकिंग है ये हमको डॉक्यूमेंट करना है। तो हमने एनकरेज किया हमारे लोगों को टू गो फॉर हायर स्टडीज़, and as part of their higher studies write dissertations based on actual experience of problem solving. Those dissertations we encouraged our people to submit as papers in international journals. क्योंकि कल्चर यहीं से शुरू होता है। आपको क्या करना है? आपके लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनके आइडियाज और कन्विक्शंस में। जब ये हो जाए ना, आउटकम्स विल कम ऑटोमेटिकली। सो इट्स अ लिटिल बिट लाइक ग्रोइंग एन ऑर्चर्ड, आपको थोड़ा पेशेंट होना है मगर लगे रहना है। आई कैन टेल यू इन द लास्ट 4-5 years वी हैव पब्लिश्ड 12 papers across various fields including EV transmissions. प्रशांत जी, अभी AI की जो हम बात कर रहे थे, अब AI को लेकर वर्कफोर्स में अपना थोड़ा हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, हम किस और जा रहे हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसको किस तरह से बैलेंस करना है? AI के लिए ऐसा है कि many of us think, many people talk about the fact that AI would take away some jobs. जैसे कि कई बार कहा जाता है, AI would not take away jobs. People who appreciate AI, who make AI their buddy, who make AI their co-worker, who master AI, not technology, use, would run ahead of those who do not. तो AI के ये सभी जो आयाम है उस पर कम से कम नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। हम अभी MCCI IIM अहमदाबाद के साथ सिर्फ MSME के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया है, वो चल रहा है, चालू है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट करिए। न्यू जनरेशन को अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, जेनजीज काफ़ी रहेंगे, कुछ देर बाद जेन अल्फा आ जाएंगे, तो उनकी सोच थोड़ी अलग इसमें है कि वो जॉब नहीं देखते हैं कि एक बार शुरुआत करके रिटायर वहीं पर हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं है उनके लिए वर्क है।
and that work-life balance is also an important element that they would want to bring in because it's a different generation, it's a different opportunities, different possibilities. राइट सर। So हमारी सोच में भी थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है कि how do we leverage that? दिव्य सर, आप हमें ये भी बताएं, अभी आजकल सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी बात हो रही है, ESG पर, और इसको लेकर नॉर्म्स भी हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, जैसे सिबैम की बात हो रही है और कई फ्रंट्स पर हो रहा है। ये हमारे MSMEs ग्रीन अडॉप्शन की तरफ बढ़ें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग करें, उनको किस तरह से इनकरेज किया जाए? I think owner managements quickly understand this at a conceptual level. But day-to-day life में इसको कैसे translate करना है? This is a bit of a challenge. Start small in a way by registering yourself in terms of certification. तो एक बिजनेस सस्टेनेबल करने के लिए, इट्स सस्टेनेबल इज नॉट जस्ट अबाउट एनवायरनमेंट एंड ग्रीन, इट्स अबाउट रिमूविंग क्वालिटी रिस्क्स, इट्स अबाउट सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ योर पीपल, इट इज ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंगली इट इज अबाउट साइबर सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे लाना है? आइए अब हम फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रशांत जी, ये बताइए, हम फ्यूचर रेडी MSMEs की तो बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर रेडी क्लस्टर्स होना भी ज़रूरी है और MSMEs के लिए क्लस्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उस तरफ कैसे बढ़ा जाए? लेकिन नए तरह के क्लस्टर्स आने जरूरी हैं। जैसे कि हम अभी ड्रोन क्लस्टर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन, एंटी ड्रोन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फूड प्रोसेसिंग में सिर्फ एक नए सेट ऑफ किचन लेकर आ रहे हैं, सो दैट मोर एंड मोर entrepreneurs are able to experiment and come up with newer things, right? But दूसरी चीज़ भी इतनी ज़रूरी है, जो ऑटो क्लस्टर हमने 20 साल पहले बनाया है, जब EV की बात नहीं होती थी, अब अगर EV की बात होती है तो उसे रिफर्बिश करना जरूरी है। तभी सर, चलते हुए आप ये बताइए, जब ग्लोबली कई तरह के चैलेंजेस हैं, कई अनसर्टनिटीज़ हैं, डिस्ट्रप्शंस हैं, ऐसे में MSMEs किस तरह से रेजिलियंस को बिल्ड करें? I think learn to think strategically, try and develop a long range plan, invest in good financial competence and focus on HR, right? Agar we don't do this, because it is this that will sustain, change तो होते रहेगा. We have benefited from this approach, and जब हम quality systems की बात करते हैं, systems without good people is not possible. I think you should inspire by telling what is the meaningfulness and significance of the work that they're doing. बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है। SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुणे की इंडस्ट्री की पल्स से हमें अवगत कराने के लिए, मौजूदा ट्रेंड्स, नई संभावनाओं पर नज़रिया देने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रशांत गिरवाने साहब, डायरेक्टर जनरल, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCI। थैंक यू सर। साथ ही जितेंद्र दिग्वी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिग्वी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।